हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड नई वीडियो, नया टॉपिक समझा रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो होता है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट निषेचन पूर्व घटना, निषेचन दूसरा सेकंड जो है निषेचन, और तीसरा जो है निषेचन पश्च घटना। पिछली वीडियोज में हम आपको निषेचन पूर्व घटना, निषेचन ये बता चुके हैं। आज हम इस वीडियो में निषेचन पश्च घटनाओं के विषय में बात करेंगे कि पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। इनके अंतर्गत मोटे तौर पर निम्न घटनाएं सम्मिलित होती हैं। पहला, भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सेक का निर्माण। दूसरा है भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण। भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूण का निर्माण, सीड फॉर्मेशन, बीज का निर्माण और फल का निर्माण, फल का निर्माण। तो पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन के बाद की जो घटनाएं सम्मिलित होती हैं, उन घटनाओं में 4 घटनाएं हैं, 4 प्रक्रियाएं हैं। एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। ये 4 घटनाएं सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले मैं अभी फर्स्ट नंबर एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन के विषय में आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए क्या होता है इसके अंतर्गत। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पुष्पी पादपों का जो एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश जो होता है वो एक गुरु बीजाणु मैक्रोस्पोर से डेवलप होता है, जो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें माइक्रोपाइज इधर होता है, ये इसका न्यूसेलस है, बीजांड का है, ये बीजांड काय है, बीजांड काय या न्यूसेलस। ये डिप्लॉइड सेल से बना होता है। ध्यान दीजिए, जो बातें मैं आपको यहां बता रहा हूं उनसे रिलेटेड नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एम्ब्रियो सेक है, भ्रूणकोश है, वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो मैंने आपको बताया हैप्लॉइड है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन एक गुरु बीजाणु से होता है।
और गुरु बीजाणु ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है। जबकि इसको कवर्ड करने वाले जो टिश्यूज हैं, जो मृदुतक हैं, उसे बीजांड का या न्यू सेलस कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। एम्ब्रियो से ये जो है अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है। बीजांड या एम्ब्रियो सेक को कवर करने वाले इंटेगुमेंट, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण, ये माइक्रोपाइल है। बीजांड का वह क्षेत्र जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते, पूरा की पूरा ओव्यूल कवर्ड होता है बाय इंटेगुमेंट, अध्यावरण के द्वारा कवर्ड होता है। किंतु इस ओव्यूल में, इस बीजांड में एक ऐसा स्थान होता है जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता, इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। उस स्थान को हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। ये बीजांड द्वार है। इसके अपोजिट जो सिरा है वो चेलेजा या निभाग कहलाता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का एक ग्रुप पाया जाता है, एक कोशिका, 2, 3। आगे की ये दोनों कोशिकाएं एसेसरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं कहलाती है। इन दोनों के पीछे एक बड़ी कोशिका होती है जो एग सेल, अंड कोशिका या फीमेल गैमेट कहलाता है। एसेसरी सेल्स के जो आधारीय भाग हैं वहां से फिलीफॉर्म एपरेटस निकले होते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, तंतु रूपी समुच्च, जो कि पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इधर मैंने एंटीपोडल सेल्स बताया था आपको, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और ये बीच में एक कोशिका होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्ली, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये अंड कोशिका, ये दोनों सहायक कोशिकाएं, दोनों सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका मिलकर अंड समुच्चय एग एपरेटस कहलाता है। ये संरचना मैंने बताई। मैंने आपको बताया था कि पोलन ट्यूब जब अंदर प्रवेश करके फट जाती है, ये पोलन ट्यूब थी, ये फट गई, इसमें 2 नरयुग्मक मुक्त हो गए, एक नरयुग्मक ये और एक नरयुग्मक ये रहा। एम्ब्रियो सेक की सभी कोशिकाएं ऑलरेडी हैप्लॉइड होती हैं, तीनों एंटीपोडल सेल्स, दोनों एसेसरी सेल्स और एग सेल्स हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड है, द्वितीयक केंद्रक। इसमें 2 अगुणित केंद्रक अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए इसको हैप्लॉइड ही कहेंगे। यहाँ पर दोनों मेल गैमेट फ्री हो गए। एक मेल गैमेट क्रॉस करता है एक सेल से, एक करता है द्वितीयक केंद्रक से। तो अंड कोशिका और नरयुग्मक के संयोजन से द्विगुणित डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और उस जायगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो। इस संयोजन को वास्तविक निषेचन युग्मक संलयन कहा जाता है। जबकि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करता है, तो ये संयोजन जो है आभासी निषेचन त्रिक संलयन कहलाता है, और इसके फलस्वरूप त्रिगुणित, ध्यान दो, इसके फलस्वरूप ट्रिप्लॉइड कोशिका बनती है, जिसको प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहा जाता है। इसी कोशिका से भ्रूण कोश एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो निषेचन हो गया, क्योंकि पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन होता है, वास्तविक निषेचन और आभासी निषेचन, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, ये 2 हैं। इनके बाद जो त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म प्राइमरी सेल बनती है, उसके डेवलपमेंट से एक ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित भ्रूण कोश एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। त्रिगुणित एंडोस्पर्म केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स की ही विशेषता है, अदर प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता।
अदर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, केवल ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही पाया जाता है। तो अब हम इससे बात करेंगे भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से होता है। मोस्टली इसका जो फॉर्मेशन का मेथड है वो अलग अलग होता है, 3 प्रकार से होता है। उसी के आधार पर, इसके फॉर्मेशन मेथड के आधार पर जो एंडोस्पर्म है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ध्यान दीजिए। नंबर 1, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष। सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और तीसरा जो होता है वो है मिश्रित भ्रूणपोष या हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूणपोष। तो ये 3 प्रकार का भ्रूणपोष एंडोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है। और ये जो प्रकार है, इसका जो टाइप्स है वो इसकी फॉर्मेशन मेथड पर आधारित है, इसके निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। कैसे? सेलुलर एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो सामान्य माइटोसिस, सामान्य कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें जैसे ये कोशिका है, ये पहला विभाजन करेगी, केंद्रक के विभाजन के साथ साथ इसका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। केंद्र के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार कोशिकाएं बनती हैं। सामान्य कोशिका विभाजन से जो भ्रूणपोष बनता है उसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। किंतु जब इससे जो प्राइमरी भ्रूणपोष कोशिका है उसमें सामान्य कोशिका विभाजन नहीं होता, पहले लगातार उसमें मुक्त केंद्र की फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होता है, मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। ये एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, 2 से 4 बन गए, ये केंद्रक बनते हैं। और इस प्रकार अनेक केंद्र बन जाते हैं और इसके बीच में एक बड़ी रिक्तियां बन जाती है और ये मुक्त केंद्र बन गए, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, लेकिन पहले भ्रूणपोष का निर्माण मुक्त केंद्र के विभाजन से होता है। तो ऐसा भ्रूणपोष जिसका निर्माण मुक्त केंद्र के विभाजन, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन के थ्रू होता है, उसे हम केंद्रीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके। जबकि हेलोबियल भ्रूणपोष जिसमें दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, सामान्य विभाजन भी और मुक्त केंद्रीय विभाजन, लेकिन इसमें पहला विभाजन तो सामान्य होता है, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, लेकिन इसमें एक कोशिका में सामान्य विभाजन होगा और एक कोशिका में मुक्त केंद्र के विभाजन होगा। ध्यान दो, ऊपर वाली जो चैलेंज की तरफ होती है उसमें तो मुक्त केंद्र के विभाजन होता है, जबकि नीचे वाली जो कोशिका, आधारी कोशिका जो माइक्रोपाइल की तरफ होती है उसमें इस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, सामान्य कोशिका विभाजन। तो ऐसा भ्रूणपोष जिसका निर्माण मुक्त केंद्र के विभाजन और सामान्य कोशिका विभाजन के द्वारा होता है उसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहा जाता है। सामान्य कोशिका विभाजन से बनने वाला भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष, मुक्त केंद्र के विभाजन से बनने वाला भ्रूणपोष केंद्र के भ्रूणपोष, और मुक्त केंद्र के विभाजन और सामान्य कोशिका विभाजन से बनने वाला जो भ्रूणपोष है वह हेलोबियल भ्रूणपोष कहलाता है। अब न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नारियल। नारियल जो था कोकोनट का जो मिल्क है या जूस है,
उसके अंदर पानी भरा होता है नारियल के अंदर, वो है वास्तव में मुक्त केंद्रकीय विभाजन से बनने वाला तरल भ्रूणपोष होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। नारियल में जो खाने योग्य भाग है वो वास्तव में भ्रूणपोष है। नारियल में खाने योग्य जो भाग है वो भ्रूणपोष होता है। जो तरल भाग है पहले तरल होता है वो न्यूक्लियर, उसके बीचों बीच प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, बाद में धीरे धीरे उसका कोशिका द्रव का विभाजन होने से उसकी गिरी बढ़ती है, उसकी ठोस गिरी बढ़ जाती है, जिसको हम बाद में फोड़कर भी खाते हैं, लेकिन पहले तरल अवस्था में होता है। तो नारियल का जो भाग है तरल भाग उसमें भरा होता है वो तरल भ्रूणपोष होता है, जो मुक्त केंद्रकीय विभाजन से बनता है, जिसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो सेलुलर भ्रूणपोष है वो अधिकतर मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है वह हेलोबी कुल में पाया जाता है, हेलोबी कुल के प्लांट्स में पाया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको सबसे पहले भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बताया। ये त्रिगुणित कोशिका से बनता है और इसकी प्रत्येक कोशिका ट्रिप्लॉइड होती है, क्योंकि आगे का विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। आगे का विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन होता है। भ्रूणपोष, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है भ्रूणपोष, इसका मुख्य काम होता है भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका मुख्य काम है। पहले जब दोहरा निषेचन हो जाता है तो पहले भ्रूणपोष बनेगा, उसके बाद बनेगा भ्रूण। शुरुआत में जब भ्रूण बनना शुरू होता है, शुरुआत में जब भ्रूण बनना शुरू होता है उस समय भोजन की व्यवस्था, उसके न्यूट्रिशन की व्यवस्था दोनों सहायक कोशिकाओं और तीनों प्रतिमुखी कोशिकाओं के नष्ट होने से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, ये तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट होंगी और दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट, इनके नष्ट होने से जो न्यूट्रिएंट बनेगा वो भ्रूण को प्राप्त होगा। तब तक ये भ्रूणपोष बन जाता है, तब तक ये भ्रूणपोष बन जाता है। अब जो भ्रूणपोष बनता है उसकी प्रत्येक कोशिका में पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि भ्रूणपोष की प्रत्येक कोशिका में ये पोषक तत्व कहां से आए, कहां से आए इसके अंदर? तो यहां इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। ये जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय, ध्यान देना इस बात को, इंपॉर्टेंट। इस बीजांड निषेचन के बाद इस बीजांडकाय या न्यूसेलस की कोशिकाएं धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती है और इनका पोषक पदार्थ यहां भ्रूणपोष में जाकर स्टोर होता रहता है। ध्यान दें, भ्रूणपोष जब बनता है तो इसकी कोशिकाओं में जो पोषक पदार्थ स्टोर होंगे, संचित होंगे, वे कहां से आएंगे? बीजांडकाय के नष्ट होने से। ठीक है। तो बीज बनने तक, कुछ पौधों में बीज बनने तक ये बीजांडकाय पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, बीजांडकाय खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ में एक पतली परत के रूप में रह जाता है, कुछ में एक पतली परत रह जाती है जिसे बोलते हैं पेरी एंडोस्पर्म, परिभ्रूणपोष। उसको बोलेंगे पेरी एंडोस्पर्म या परिभ्रूणपोष। बीजांडकाय का अवशेषी भाग, जैसे कि काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम जो होता है काली मिर्च, उसके अंतर्गत परत पाई जाती है जो न्यूसेलस का पतला बचा हुआ शेष भाग होता है, अवशिष्ट बीजांडकाय होता है। अब ये भ्रूणपोष बन गया, बीजांडकाय का क्षतिग्रस्त होकर इसके अंदर संचित भोजन इकट्ठा हो जाता है भ्रूणपोष में। 3 प्रकार का होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष। अभी मैं अगले वीडियो में आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पुष्पी पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस को समझाऊंगा कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स में किस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। अभी मैंने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को बताया, 3 प्रकार का बताया। कोशिकीय भ्रूणपोष अधिकतर प्लांट्स में बनता है, न्यूसेलर या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है केवल जो है आपको मैंने कोकोनट या नारियल बताया, और हेलोबियल जो होता है वो हेलोबी कुल के प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, बाय।